सिन्हा के साथ। हेडलाइन है ना। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन चढ़ा हंगामे की भेंट। नियम 184 के तहत बहस पर अड़ी लेफ्ट और बीजेपी। एफडीआई पर ममता का विश्वास प्रस्ताव नहीं हुआ मंजूर। प्रस्ताव को नहीं मिला जरूरी 54 सांसदों का साथ, केवल 22 सांसदों का मिला समर्थन। बीजेपी में फिर छिड़ा पोस्टर वार। पोस्टर में यशवंत सिन्हा को बताया घोटालों का सरदार। यशवंत बोले, दम है तो सामने आओ। गुजरात चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी की कसरत तेज। चुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करने पहुंचे दिल्ली। और 26/11 मुंबई हमले में घायल एनएसजी कमांडर को नहीं मिला 1 साल से पेंशन। सरकार ने आरोप को ठहराया गलत। सवाल ये, कौन सच्चा कौन झूठा। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। कुछ महीने पहले एफडीआई और महंगाई के मुद्दे पर संसद का पूरा मानसून सत्र पानी में बह गया था और अब संसद का शीतकालीन सत्र भी कुछ इसी राह पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। करीब 3 महीने के बाद सदन का नया सत्र जब शुरू हुआ तो माहौल देखकर लगा मानो ये मानसून सत्र के ही अगले दिन की कार्रवाई है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध से ये साफ हो गया कि भले राजधानी दिल्ली का तापमान दिनों दिन गिर रहा हो, लेकिन आने वाले 1 महीने के दौरान संसद में गर्मा गर्म माहौल ही देखने को मिलेगा। The House stands adjourned to meet tomorrow. शीतकालीन सत्र के पहले दिन के गर्मा गर्म माहौल में दीदी ममता बनर्जी सरकार को कोई टेंशन नहीं दे पाई। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़ी दीदी का नोटिस अपेक्षित सांसदों की संख्या पूरी न कर पाने की वजह से गिर गया। जाहिर तौर पर ममता इसके बाद अलग थलग पड़ गई हैं। Leave of the House to move the following motion, that this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers. In addition, government's decision to allow 51% foreign direct investment in multi-brand retail is going to harm millions of small businessmen, and decision reflects the anti-people policies of the government. तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने जब लोकसभा में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि एकला चलो की तर्ज पर आगे बढ़ रही दीदी को कितने सांसदों का समर्थन मिल पाता। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा जब नोटिस के समर्थन में टीएमसी के साथ बीजू जनता दल के इक्का दुक्का सांसद ही खड़े दिखाई दिए। ऐसे में दीदी का अविश्वास प्रस्ताव तो सदन में रद्द होना ही था। Please, I have to inform the House that the member does not have the leave of the House. टीएमसी के अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा में गिर गया क्योंकि पार्टी ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए सांसदों की अपेक्षित संख्या नहीं जुटा पाई। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, लेकिन इस दौरान टीएमसी के 18 सांसदों को सदन में मौजूद बीजेडी के 3 सांसदों का ही साथ मिल पाया। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को रद्द कर दिया। प्रस्ताव के दौरान टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों में तीखी नोकझोंक भी हुई और सदन के बाहर दोनों के बीच तल्ख बयानबाजी भी जारी रही। विचित्र और अद्भुत सी बात है कि एक 19 सदस्यों वाला दल इस तरह की बात कर रहा है। हमने पहले भी ये बात कही थी कि उनको खुद आत्मचिंतन करना चाहिए, दोबारा से एक बार इसको एक फ्रेमवर्क है
और उस फ्रेमवर्क के तहत अगर कोई प्रदेश सरकार नहीं चाहे तो वो ना लागू करे। ममता अपने पक्ष में विपक्ष को लामबंद नहीं कर पाई। ऐसे में ये पहले से ही तय था कि लोकसभा में दीदी के अविश्वास प्रस्ताव की राह आसान नहीं होने वाली, लेकिन जिस तरह वो इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ गई, इसका भी अंदाजा उन्हें कतई नहीं हुआ। ऐसे में आने वाले दिनों में दीदी अब एफडीआई के मुद्दे पर सरकार की मुखालफत जारी रखने के लिए कौन सा राह अख्तियार करती हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो ममता दीदी का प्रस्ताव सदन ने स्वीकार नहीं किया, उनका प्रस्ताव गिर गया। प्रस्ताव गिरना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इस वजह से कि ये लगभग स्पष्ट था, पहले से ही स्पष्ट था कि ममता बनर्जी के पास जब उतनी संख्या में सांसद नहीं हैं तो इस प्रस्ताव को लाने का मतलब सिर्फ अपनी जिद रखना था और इसमें इसको कुछ होने जाने वाला नहीं था। आश्चर्य की बात है कि ममता बनर्जी अविश्वास प्रस्ताव तो लाना चाह रही थी, लेकिन ममता बनर्जी नियम 184 के तहत उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि इस पे बहस हो। ये क्यों और कैसे क्या हुआ, ममता बनर्जी की सुई क्यों एक जगह अटक गई थी, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिस्टिंग्विश्ड पैनल है स्टूडियो में, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब। थोड़ी देर में स्टूडियो में हुसैन दलवाई साहब जुड़ेंगे जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो स्टूडियो में अभी बस पहुंचने ही वाले हैं। रामकृपाल यादव जी हैं जो हमारे साथ ओबी पर हैं, आरजेडी के सांसद हैं, तेज तर्रार नेता हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। राम गोपाल यादव जी, आपका स्वागत है। लालजी टंडन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं लखनऊ से। लालजी टंडन जी हमारे साथ दूसरे ओबी पर हैं, स्पष्ट और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लालजी टंडन साहब। फजल इमाम मलिक साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत। सबसे पहला जो हम सवाल लेते हैं स्टूडियो से ही। फजल इमाम मलिक साहब, जब ममता बनर्जी जानती थी कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पास होने की बात तो दूर, ये गिर जाएगा, पहले ही इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, फिर ममता बनर्जी क्यों अड़ी हुई थी कि अविश्वास प्रस्ताव ही चाहिए? और लगातार वो इस बात को भी कह रही थी कि हम लेफ्ट से भी गुजारिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी गुजारिश कर रहे हैं। इसके पीछे कहानी क्या थी? उदय जी, मुझे लगता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव से ज़्यादा दूसरे दलों के विश्वास को परखना चाहती थी कि वो एफडीआई या महंगाई के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं। और आज जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ, अपने तर्क हो सकते हैं राजनीतिक दलों। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव खारिज नहीं हुआ, अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। जिस तरह स्वीकार नहीं किया गया, इस पे जिस तरह से अपने अपने राजनीतिक दलों के कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने फिर एक बार साबित किया कि राजनीतिक दलों का कहने और कथने में बहुत अंतर है। अब हो सकता है कि 184 पे या 100 दूसरे नियमों के अनुसार इस पे बहस की मांग दूसरे राजनीतिक दल कर रहे हों, लेकिन ममता बनर्जी ने एक विश्वास की परख दूसरे दलों के लिए ज़्यादा की थी, उन्हें वो घेरने की कोशिश कर रही थी और मुझे लगता है कि उसमें वो कामयाब रही हैं। और दूसरे दलों का जो चरित्र है वो एक सामने आया है कि वो एफडी और एफडीआई हो या महंगाई हो या दूसरे मुद्दे हैं, उस पर वो सरकार को घेरने की बजाय एक तरह से मैच फिक्सिंग का, जैसे आप समाजवादी पार्टी को नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है फजल इमाम मलिक साहब कि नियम 184 के तहत भी अगर चर्चा हो तब भी सरकार तो गिरती है ना, सरकार सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर ही थोड़ी गिरती है। दूसरी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं से किसी के लिए विश्वास प्रस्ताव हो जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए तो इसका मतलब कि सरकार को विश्वास हासिल है। तो ऐसा काम कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों करे जिससे उसे फायदा नहीं होने जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या वो लेफ्ट हो। नहीं, देखिए, जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही है, सरकार जिस तरह से रुख पड़ी हुई, ममता भी जानती हूँ, दूसरे राजनीतिक दल भी, कि जिस मत विभाजन को लेकर बहस भी, बातचीत, चर्चा करवाने की जिद पे दो वामपंथी और भाजपा जिस तरह अड़ी हुई है और सरकार चाह रही है, और सरकार के जो बाहर से और भीतर से सहयोगी दल है वो नहीं चाह रहे हैं कि इस पर मत विभाजन वाली, तो जाहिर है कि सरकार जो नज़दीकी रास्ता है, जो उनके लिए आसान रास्ता है, वो चुन रही है और वो नहीं चाहती कि मत विभाजन, चर्चा पे वो राज़ी है लेकिन मत विभाजन वाले प्रस्ताव पे वो राज़ी नहीं। इसलिए ममता ने अपना एक दांव खेला था कि वो
अविश्वास प्रस्ताव लाकर की मांग कर एक दूसरे दलों का जो विश्वास है, दूसरे दलों को कटघरे में खड़े करने की मेरा ये मानना है। वैसे इकबाल की पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें लोगों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। तो आज ममता के पक्ष में लोग नहीं थे, सांसद नहीं थे, इसलिए ये हुआ। कल हो सकता है कि दूसरी पार्टियां भी इस पर फिर एक मत हों और फिर आगे की कार्रवाई हो। चलिए, यही प्रश्न हम अपने दोनों सांसदों से लेते हैं। सबसे पहले रामकृपाल यादव जी के पास चलेंगे, आरजेडी के सांसद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ममता बनर्जी की सुई वो एक ही जगह क्यों अटकी हुई थी कि अविश्वास प्रस्ताव ही लाना है। रामकृपाल यादव जी। ये ऐसा है कि ममता बनर्जी जी लगातार कुछ माह पहले तक सत्ता का स्वाद ली हैं और अचानक जब सत्ता से दूर हो गए तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की। उनको मालूम है कि अपेक्षित संख्या उनके पास नहीं है जी, मगर वो बंगाल की पॉलिटिक्स सामने है और सीपीआई सीपीएम जो लेफ्ट पार्टी है उनसे उनका सीधा सीधा संघर्ष है जी, और दोनों बंगाल की जनता को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार के सख्त विरोधी कौन है जी, और दोनों लोगों ने अपने अपने ढंग से विरोध करने का काम किया है। जी, नहीं, आप मुझे लगता है कि जहां तक मेरा स्मरण हो, मैं चौथी बार एमपी हूं जी, आज तक इतने कम संख्या के आधार पर किसी ने साहस नहीं किया होगा, क्योंकि लोकसभा का मैं 3 बार मेंबर रहा हूं जी, कि कभी अविश्वास प्रस्ताव की बात की हो। जी, मुझे समझ में नहीं आता कि जब इनको अपेक्षित संख्या नहीं थी तो इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव क्यों मूव किया। जी, ये तो हंसी के पात्र हो गई और आज तक सत्ता में बनी रही। तो मैं समझता हूँ इनके विरोध का कोई मतलब नहीं रहा और जनता जो है जिसको एहसास करना चाहती हैं कि मैं बढ़ चढ़ कर सबसे अधिक आगे हूँ, अभी होड़ लगा हुआ है कि कौन किससे आगे है जी, तो जनता के सामने एक्सपोज हो गई हैं और बिल्कुल इनकी स्थिति बिल्कुल हास्यबद्ध हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, लालजी टंडन जी के पास चलते हैं। लालजी टंडन जी, ममता बनर्जी ने आपसे भी गुहार लगाई, आपसे मतलब आपकी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, उनके अविश्वास प्रस्ताव पर आप लोगों की सहमति क्यों नहीं रही? क्यों उन्हें अकेले अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा? और वो भी ऐसे दिन जिस दिन बीजू जनता दल के सिर्फ 3 सदस्य हों वहां पर और वो 3 सदस्य ही उनको सपोर्ट कर रहे हो। आश्चर्य की बात है। टंडन जी। देखिए, ये लोकतंत्र है जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई भी प्रस्ताव लाने के पहले जो नियमानुसार उसकी संख्या, खास तौर से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक निश्चित संख्या है कि उतने उसके पक्ष में खड़े होंगे तब स्वीकार होगा। ये जाहिर है कि उनके पास उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि सभी दलों से बात करके उनका विश्वास जीत के और एक सामूहिक रूप से अविश्वास के प्रस्ताव या 184 में बहस, जो दोनों बराबर हैं, दोनों में अगर सरकार अल्पमत में हो तो गिर जाएगी जी, तो जब इस बात के ऊपर बात चल रही है, एनडीए और दूसरे दल इस बात पर सहमत हैं कि उसके ऊपर बहस होनी चाहिए पूरी, और बहस होने के बाद मतदान होना चाहिए और उसमें अगर सरकार के पास वांछित बहुमत नहीं है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खास तौर से एफडीआई का, तो वो अगर एक साथ वोट देंगे तो सरकार गिर जाएगी जी। तो कहीं ना कहीं ममता ने उस सारे लोगों की उपेक्षा करके अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए और बंगाल की एक क्षेत्रीय अपनी राजनीति के कारण जो ये अकेले फैसला लिया, तो जाहिर है कि बाकी दल इस पक्ष में नहीं थे और वो प्रस्ताव गिर गया। जी, इस बीच हमारे साथ अब हमारी मांग अभी है जी कि 184 में इस पर बहस होनी चाहिए जी, और वो अविश्वास प्रस्ताव के बराबर ही नियम में मतदान की व्यवस्था है। अगर उसमें सरकार के जितना सारे दल विरोध कर रहे हैं, अगर वो
उस पर नियम के अंदर चर्चा करके और अपना मतदान करें तो ये निश्चित रूप से इसका कोई परिणाम निकल सकता है। जी, इस बीच हमारे साथ सांसद हुसैन दलवाई साहब जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सांसद महोदय हमारे स्टूडियो में। और यही सवाल हम आपसे भी लेना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से ममता बनर्जी क्यों अविश्वास प्रस्ताव पर अड़ी हुई थी और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव देने की नोटिस दी जो कि गिर गया? मेरे ख्याल से टंडन साहब बोल रहे हैं वही बराबर है जी। एक तो ममता जी वहाँ पार्लियामेंट में नहीं है, वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने प्रस्ताव लाने की बात करना, जहाँ अपने 50 लोग नहीं हैं, वो 50 एमपीज़ की सिग्नेचर लेके उसकी एक तैयारी करके जो करना चाहिए वो करने के बजाय उन्होंने सोचा कि अभी इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस होने वाली है एफडीआई के ऊपर, तो चलो अपन ही उसका कहाँ न कहाँ लीडरशिप खुद करने के ख्याल में उन्होंने ये सारा व्यवहार किया, ऐसा मुझे लगता है। मेरे ख्याल से एक तो उनके बंगाल में ही सारे इतने सवाल हैं और कहाँ न कहाँ वो जिस ढंग से हर बात को विरोध करती आई है तो उनकी इमेज ही अभी ख़राब होने लगी है। तो एक तरह से अभी मैं पूरी देश की राजनीति, बंगाल छोड़ के देश की राजनीति करने जा रही हूँ, ऐसा दिखाने का थोड़ा सा मतलब था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो फंस गई पूरी तरह से। जी, यही बात है कि क्या ममता बनर्जी जो इतने दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं और अच्छी समझ है ममता बनर्जी की, क्या वो इस बात को नहीं समझ पाई होंगी कि उनका प्रस्ताव गिर जाएगा? फिर इसके बाद आखिर कौन सी बात थी जो कि ममता बनर्जी सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर ही अड़ी हुई थी? क्या ऐसा नहीं लगता, मैं मुखातिब हूं रामकृपाल यादव जी से, रामकृपाल जी आप 4 बार के सांसद हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अविश्वास प्रस्ताव साधारण तौर पे जब होती और अगर उसे स्वीकार भी कर लिया जाता तो लोकसभा में जो चर्चा होती वो सरकार के पूरे कार्यकाल पर चर्चा होता और सरकार के द्वारा किए जा रहे तमाम गतिविधियों पर चर्चा होती, जबकि नियम 184 के तहत एफडीआई पर अगर चर्चा होगी तो वो एफडीआई तक ही सीमित रहेगी वहां पर, जिससे कई लोगों को विरोध है, जिसे हम सब जानते हैं कि यूपीए के कुछ घटक दल भी जो है वो भी एफडीआई पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। ऐसे समय में ममता बनर्जी ने क्यों एफडीआई पर चर्चा को इग्नोर करते हुए और ममता बनर्जी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे जिस पर सरकार के पूरे कार्यकाल पर बहस हो जाएगी? रामकृपाल यादव जी, देखिए, अगर पूरे कार्यकाल की चर्चा होगी तो उस पूरे कार्यकाल में अधिकांश काल में तो वो खुद भी मुख्यमंत्री के पहले यही प्रश्न है कि ऐसा वो क्यों चाहती जो है जी सर जी यही प्रश्न है कि ऐसा वो क्यों चाहती थी? आपने अब ऐसा क्यों चाहती तो बता तो वही पाएंगे जी। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि मैं सबसे विरोधी हूं ये सरकार का, और इसलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। अब हिस्से संख्या बल नहीं है, फ्लोर कोऑर्डिनेट नहीं किया, विभिन्न पार्टियों से जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां उनसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। पहले भी अविश्वास प्रस्ताव आया है, कई दफा आया है जी, और विपक्ष के लोगों ने लाने का काम किया है। बस सब पार्टी के नेताओं से संपर्क करके और फ्लोर कोऑर्डिनेशन करके तब अविश्वास प्रस्ताव आता रहा है। अब ये सब मैंने कहा कि पार्लियामेंट के इतिहास में सबसे कम संख्या वाले दल अविश्वास प्रस्ताव लाया, ये पहली घटना है जो गिर गया। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर ये बिल्कुल एक अपना चेहरा चमकाने के लिए विरोधी के रूप में, और सीपीआई सीपीएम से ज्यादा हम इस सरकार के विरोधी हैं, और अपने जनता को मैसेज देने के लिए देश में एक अलग अपनी कि हम सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग हैं, तो ये सब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने निश्चित तौर पर ये अविश्वास प्रस्ताव का लाने का काम किया है, जो बिल्कुल पहले से भी लोग बता रहे थे। आप लोगों ने भी इस बात को कहा था कि कहीं ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि अपेक्षित संख्या ही नहीं पूरा पाएंगे तो पहले दिन ही फ्लोर पर ही ये अस्वीकृत हो जाएगा, और इसका हश्र जो होना था पहले से तय था और हो गया, और बिल्कुल हंसी के पात्र हो गए ममता जी।
जी हमारे साथ रहमतुल्लाह जी भी जुड़ गए हैं। रहमतुल्लाह जी, आपको क्या लगता है क्यों ममता बनर्जी अविश्वास प्रस्ताव पर अड़ी हुई थी? नहीं, आप जानते हैं उदय जी, जैसा कि आपने कहा, एक इनका तेवर ही है, विरोधी तेवर है। ये हमेशा से चूंकि विपक्ष में रही हैं, इनका एक तेवर है। और ये इस तरह से कुछ तो ये एक शॉर्ट टेम्परामेंट भी है इनका। ये अगर एनडीए की जब हिस्सा रही उस जमाने में भी कुछ इशू को लेकर के उनसे इनकी नाराजगी हुआ करती थी। जब यूपीए में रही तो उनसे नाराजगी थी। तो मुझे लगता है कि ये एक जो स्टेबिलिटी होती है इनके दिलो दिमाग में, या वो उसकी एक कमी है। दूसरी बात मैं बताऊं उदय जी कि कोई भी अगर वाम दल या फिर बीजेपी इनको क्यों समर्थन करे, हर वाम दल या बीजेपी को भी मालूम है कि अगर अभी अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो फिर अगले 6 महीने तक ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, जैसे कि मेरी जानकारी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का रिस्क कोई भी बड़ी पार्टी नहीं ले सकती है इनको समर्थन देकर के। जो 50 MP का इनको समर्थन चाहिए था अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, तो यही वो वजह है कि वाम दल तो नेचुरली इनकी घोर विरोधी है, तो वो इनके साथ आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी और प्लस है, बीजेपी को यह भी मालूम है कि जहां नंबर गेम का मामला है तो बीएसपी और मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये कब किस करवट बदले ये सबको मालूम है कि ये कब कांग्रेस से नाराजगी दिखाते हैं, कभी कुछ नजदीकी या दूरी बना करके कहीं ना कहीं कोई बार्गेनिंग का मामला इनका आता है। तो इसलिए जब इनको बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर यकीन नहीं है, जब उनकी तरफ से कोई इनको एश्योरेंस नहीं मिला, तो नेचुरली कि बीजेपी कोई रिस्क जोन में नहीं जाना चाह रही थी। यही वजह है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी का साथ नहीं दिया और उनके नोटिस पर उन्होंने साइन नहीं किया और इनको 50 का जो आंकड़ा था वो ये नहीं पूरा कर सके और इनका नोटिस ही नामंजूर हो गया। नामंजूर, जी बिल्कुल। फजल इमाम मलिक साहब, जी, सवाल इस बात का है कि ममता बनर्जी का अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया, चलिए ठीक बात है, लेकिन सदन में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के 2 अलग अलग डिमांड थे वहां पर। एक कह रहा था कि राष्ट्रपति शासन लाया जाए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लाने की बात कहां से उठ गई ये बात समझ में नहीं आई। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से डिरेल करने के लिए ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने वक्तव्य रखे वहां? नहीं, जाहिर है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को जिस तरह यूपीए सरकार के जिस तरह से समर्थन कर रही है, और राजनीतिक दलों का एक चरित्र भी उदय जी इस पूरे मामले में साफ होता है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर। ठीक है, ममता बनर्जी का अविश्वास प्रस्ताव गिरा, अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो गया, लेकिन कई राजनीतिक दलों का चरित्र भी सामने आया। जो एफडीआई, मैं यहाँ टोकूंगा, मैं यहाँ आपको टोकूंगा फजल इमाम मलिक साहब, राजनीतिक पार्टियों का चरित्र कैसे सामने आया, जबकि राजनीतिक पार्टियां तो कह रही हैं कि चर्चा हो और नियम 184 के तहत चर्चा हो। अविश्वास प्रस्ताव तो लाने की कोई बात थी नहीं। और जैसा लालजी टंडन जी बता रहे हैं कि अगर 184 के तहत वोटिंग हो जाए, वोटिंग का प्रोविजन है, तो उसमें भी सरकार जा सकती है, फिर अविश्वास प्रस्ताव पर क्यों अड़ी? नहीं, देखिए ये उदय जी, इस मामले में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार 184 पे के तहत ये चर्चा कराना नहीं चाहती। और पिछली बार आपने देखा कि ये मानसून सत्र पूरा, आपने अपनी पहली रिपोर्ट में ही कहा कि पूरा पानी में धुल गया, और जिस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं उसमें भी एक मैच फिक्सिंग का भी अंदेशा लग रहा है कि कहीं पक्ष और विपक्ष मिला हुआ तो नहीं है। इसमें ये अंदेशा एकदम साफ लग रहा है कि शायद ही संसद का कोई ये सत्र भी उसी तरह से आगे बढ़े जिस तरह से पिछला सत्र। इसलिए, और ख़ास कर आज देखिए आपने जो सवाल कहा कि सपा और बसपा ने जो अचानक बीच में जो 2 मुद्दे उठाए, एक राष्ट्रपति शासन को लेकर और एक सपा का अपना, तो इन दोनों मुद्दों ने कहा कि ये तेल और इसका रसोई गैस की सिलेंडर की कीमतें कम की, और जो सरकार करने नहीं जा रही है जी, हाँ, और वही सरकार करने नहीं जा रही है जिसका वो समर्थन कर रहे हैं। तो अपनी ये खास कर सपा और बसपा के चरित्र भी सामने आ रहे हैं। वो नहीं चाहती कि एफडीआई और महंगाई या गैस सिलेंडरों का मामला इस तरह से चर्चा में आए। ममता बनर्जी ठीक है कि आज बैकफुट पर अभी, लेकिन आने वाले दिनों में वो राजनीति किस तरह की शक्ल अख्तियार करेगा, अभी इसका भी इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि राजनीति जो है आने वाले दिनों में कई तरह के करवट लेगा, आप देखेंगे और हम सभी तमाम लोग देखेंगे। फिलहाल तो ये है कि ठीक है कि ममता जी का प्रस्ताव, लेकिन सपा और बसपा का चरित्र इस पूरे मामले में, और सपा और बसपा क्या खेल कर रही है यूपीए सरकार के साथ मिलकर, ये भी आने वाले दिनों में तय होगा, सामने आ जाएगा। चलिए हम आगे इस बात की चर्चा करेंगे कि सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही सत्ता के साथ मिलकर कुछ खेल कर रही है, या कहीं से कोई इस टाइप की ब्रीफिंग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी को भी हो, क्योंकि अब तो ऐसा शक भी होने लगा है कि जो व्यक्ति जान रहा है कि हमारे पास जो नियत जितने उसके सांसदों की सदस्य संख्या होनी चाहिए नहीं है, और जो
जान रही है पॉलिटिकल पार्टी कि ये गिर जाना है, उसके बाद भी उसको लाने पर कोई क्यों अड़ता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। संसद के इस शीतकालीन सत्र में गतिरोध की सबसे बड़ी वजह खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 51% बढ़ाए जाने का सरकारी फैसला है। बीजेपी और वाम दल जहां इस पर नियम 184 के तहत चर्चा और वोटिंग करने की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार इस पर नियम 193 के तहत बहस के लिए ही तैयार है। Ready to discuss all issues on the floor of both the houses. Our parliament has a very heavy legislative agenda during this winter session. I seek cooperation from all my colleagues in the two houses to come together and address the issues and challenges that we face as a nation. प्रधानमंत्री की इस अपील का सदन की कार्यवाही पर कोई असर नहीं हुआ। संसद का पिछला मानसून सत्र कुछ इसी अंदाज में सरकार और विपक्ष के ऐसे ही हो हल्ले की भेंट चढ़ गया था और अब शीतकालीन सत्र भी इसी राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। खुदरा बाजार में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी की अगुवाई में लेफ्ट और वाम दल इस मुद्दे पर बहस और वोटिंग की मांग कर रहे हैं। सर्वसम्मति बनाना तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी सरकार ने नहीं किया। कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कोई बात नहीं की और यह निर्णय हो गया। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमें सदन में अपनी बात कहने का मौका दिया जाए और अपनी राय मतदान के माध्यम से प्रकट करने का मौका दिया जाए। रूल 184 के तहत FDI रिटेल पर चर्चा की अनुमति आप हमें प्रदान करें। सरकार जो है बहस के लिए तैयार नहीं है। जिस बहस के तहत वोटिंग के आधार पर जो हमने मान किया उसके चलते हुए संसद आज नहीं चल पाई, तो अब सरकार के रुझान के ऊपर निर्भर करें। और हमारा ये कहना है कि पिछले सत्र में हमने बिना वोटिंग की चर्चा की, उसके आधार पर सरकार ने आश्वासन दिया, उस आश्वासन का उल्लंघन सरकार ने खुद किया। अब फिर दोबारा चर्चा करें बिना वोटिंग का, उसका कोई मतलब नहीं है। FDI के मुद्दे पर बीजेपी नियम 184 के तहत बहस की मांग कर रही है, जिसमें वोटिंग का भी प्रावधान है। बीजेपी के साथ वाम दल भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि सरकार नियम 193 के साथ इस पर चर्चा करने को तैयार है, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। समाजवादी पार्टी भले ही FDI के मुद्दे पर वोटिंग के दौरान सरकार के साथ रहने की बात कह चुकी हो, लेकिन LPG की बढ़ी हुई कीमत वापस लेने की मांग पर उसने भी सदन में हंगामा किया। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर सदन स्थगित करने की मांग की। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब है, तो ये मुद्दा हमें पार्लियामेंट के माध्यम से देशवासियों के सामने लाना चाहिए। तो आज हमारी पार्टी ने लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब हो गया है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार में ये क्राइम प्रदेश बन गया है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो इसमें दखल दें और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए। सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध से साफ है कि संसद के लिए आगामी शीतकालीन सत्र की राह आसान नहीं होने वाली। ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि FDI के मुद्दे पर संसद की राह क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो देखने वाली बात होगी कि ये सत्र आगे बढ़ता है या सत्र फिर मॉनसून सत्र की तरीके से ही हो हल्ला का भेंट चढ़ जाता है। हम चलते हैं लालजी टंडन साहब के पास। लालजी टंडन साहब, थोड़ा अलग हट के हम बात करें। सर्वदलीय बैठक होनी है सोमवार को, ऐसा लग रहा है सोमवार मंगलवार को सर्वदलीय बैठक हो जाएगी और सरकार ये बात तय है कि सरकार 184 के तहत बहस नहीं चाहती, सरकार 193 के तहत बहस चाहती है। तभी सीताराम येचुरी को हम लोग सुन रहे थे जो कह रहे थे कि बगैर वोटिंग के को चर्चा कराने का कोई मतलब नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो क्या भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट मिलकर के इस बात के लिए मुतमईन है कि इस पर अगर वोटिंग हो जाए तो सरकार चली जाएगी? देखिए,
कुछ दल ऐसे हैं जी कि जो एफडीआई के बारे में विरोध तो कर रहे हैं जी, जनता के बीच में बहुत जोरदार दहाड़ के साथ कह रहे हैं कि ये देश की आर्थिक आज़ादी और 40 करोड़ खुदरा व्यापारी और अगणित किसानों को हक में नहीं है, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचेगा जी, और इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं जी। तो लेकिन वो किसी न किसी तरह से इस सरकार को बचाना भी चाहते हैं जी। तो ये दोहरी भूमिका जो है, इसके कारण कांग्रेस को मनमानी करने का मौका मिलता है जी। अगर जो हम कह रहे हैं हमारा मंशा वही है, तो हमें फ्लोर के ऊपर हाउस के यही दिखाना चाहिए कि जो हमने कहा था हम उसके ऊपर कायम है जी। इस अगर सारा प्रतिपक्ष इस जो वो एफडीआई के ऊपर एक मत है कि ये नहीं आना चाहिए जी, अगर वो एक साथ खड़ा है तो सदन की अवमानना या सदन की जो भावना के खिलाफ कोई सरकार काम नहीं कर सकती जी। उसे उस नियम के अंदर 184 में बहस करानी ही होगी जी। और 184 में बहस में वो अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा इफेक्टिव इस वक्त होगा, इसलिए कि उसमें किसी एक दल का श्रेय नहीं है, बल्कि संपूर्ण विपक्ष को जाएगा और एक उसी विषय के ऊपर बहस सीमित रहेगी। और बाकी विषयों के ऊपर तो मानसून सत्र में इतना हो चुका, उसके पहले हो चुका, बहुत बहस हो चुकी हैं, सब जानते हैं वो मुद्दे जीवित हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा ताजा मुद्दा है वो एफडीआई का है और इसके परिणाम देश की अर्थव्यवस्था, देश की समाज व्यवस्था और देश की राजनीति के ऊपर भी बहुत दूरगामी असर होने वाले हैं। लालजी इसलिए ये राष्ट्र हित में सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और अगर सब दल लालजी इसके टंडन ऊपर साहब सहमत हैं जी, तो उन्हें इस बात पर सामूहिक रूप से संसद में ये अपना विरोध प्रकट करना चाहिए और 184 में उस पर बहस के लिए स्पीकर को स्वीकार करना पड़ेगा अगर सभी दल के लोग चाहते हैं तो। जी लालजी टंडन साहब, आपने इशारों में बात कही कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो एफडीआई का विरोध तो कर रही हैं, लेकिन वो ऐसे तरीके से उनको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे राज अपने अंदर रखती हैं कि वो सरकार को उसका लाभ मिल जाता है। आप कहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर इशारा तो नहीं कर रहे? मतलब आज तो ये दिखा कि जैसे बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू हो इसके लिए आ गई जी। मतलब ये लोकतंत्र में हमें विश्वास करना चाहिए कि जो जनादेश जिसको मिला है जी, उसे किसी सरकार को अधिकार नहीं है कि वो भंग कर दे जी। और अगर हम कुछ महीने पहले ही जो चुनाव हुआ है उसको हम ये कह दें कि उस सरकार को भंग कर दें, तो ये मेरी व्यक्तिगत कभी इस तरह के कामों में रुचि नहीं रही है, इसलिए उसका समर्थन किया नहीं जा सकता और कोई नहीं करेगा। तो जाहिर है कि उन्होंने इसलिए किया कि आज वो बहस उसके ऊपर ना हो पाए जी। और यही समाजवादी पार्टी का भी है कि उन्होंने गैस की महंगाई सिलेंडर को लेके और इतने बड़े इशू को किनारे कर दिया जी। वो जब एफडीआई आएगी तो उसके साथ गैस सिलेंडर पर भी बहस हो सकती है, होगी, क्योंकि ये महंगाई जो है इससे आम आदमी त्रस्त है जी। ये सब मुद्दे हैं चर्चा के जी। लेकिन जो कुल मिलाकर जहां पर किसान मारा जाएगा, जहां पर छोटा दुकानदार मारा जाएगा, जहां पर उसमें काम करने वाला वो मजदूर मारा जाएगा जी, और सारी यहाँ की कमाई विदेशों में चली जाएगी जी, तो ये बड़े बड़े लोग जहां इनका जन्म हुआ है वहां उनका विरोध हो रहा है जी। तो उन्हें हम अपने वहां इनवाइट कर रहे हैं। क्या हम वही भूल कर रहे हैं कि जैसे हमारे पूर्वजों ने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की को यहाँ पर जब पलट पावड़े बिछाकर और उसको यहाँ
बुला लिया था और परिणाम ये हुआ कि हम टंडन जी 200 साल तक गुलामी में जूझते रहे। टंडन जी क्या अब आर्थिक गुलामी की तरफ हम जा रहे हैं और खुद जो सरकार है ये बुला रही है। टंडन जी हम का रुख अलग है। हम आपके पास आएंगे फजल इमाम मलिक साहब, तब आप अपने जो इंटरवेंशन है उसको बोलिएगा। और फिलहाल हम हुसैन दलवाई साहब से एक बात पूछना चाहते हैं। हुसैन दलवाई साहब, आप और आपकी पार्टी, आप लोग मुतमईन थे कि चाहे जिस तरीके से भी आ जाए वहां सदन में चर्चा हो जाए उसकी हमें चिंता नहीं है, सरकार सुरक्षित है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना था। चाहे जिस भी नियम के तहत चाहिए आप चर्चा करा लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप दीक्षित का बयान मैं बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद अभी क्यों सरकार 184 के तहत बात नहीं करनी चाह रही है? क्यों सरकार 184 के बजाय 193 के अंदर चर्चा चाह रही है? 193 के अंदर अगर चर्चा होगी तो ये सारे जो सवाल है उसके ऊपर ठीक ढंग से विरोधी दल के लोग अपनी बात रख सकते हैं। तो वो 184 में भी रख सकते हैं। एक बात ऐसी है कि इन्होंने इतनी झूठा प्रचार चालू किया है कि एफडीआई आने से ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाले कांग्रेस वाले ही थे या समाजवादी थे। इन लोगों ने तो उस वक्त भी लड़ाई की नहीं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे क्या आएगी? आज की हालात ऐसी है कि यहाँ एक मजबूत सरकार है, यहाँ की व्यवस्था मजबूत है, यहाँ कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़े पैमाने के ऊपर हुए है, वो यहाँ बड़े पैमाने पर शिक्षा भी पाने वाले लोग हैं। ये साइंटिस्ट में 3 नंबर अपन है, इंजीनियर्स में 3 नंबर पे हैं। ऐसे हालत में ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, इस तरह से बकवास करना मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। हुसैन दलवाई साहब, दूसरा लालजी टंडन ने का कहना ऐसा है कि किसानों का नुकसान होगा। किसान, इसके ऊपर किसानों ने सिग्नेचर हमारे महाराष्ट्र से 10 लाख सिग्नेचर लेके यहाँ सोनिया जी के पास दिए, किसानों ने सिग्नेचर किया है जी। यहाँ अभी रैली हुई, उसमें बड़े पैमाने पर किसान थे। किसानों को ये लगता है कि बीच में जो एजेंट है वो अगर जाएंगे तो वो हमें फायदा होगा। दूसरी बात ऐसी है कि चाइना का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जहाँ वहाँ उन्होंने कुछ 600 हाइपर मार्केट्स आए, उसके बावजूद भी वहाँ बड़े पैमाने पर छोटे व्यापारी भी, उनके स्टोर्स भी आए। यहाँ बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट हो गया। ऐसा है कि यहाँ बड़े अपना जो सवाल है वो कैपिटल का सवाल है। कैपिटल लाएंगे तो ही काम होगा ना। एक तो अपने पास हुसैन दलवाई साहब, आपकी बात चलिए मैं समझ गया, लेकिन सवाल इसी बात का है, यही एक मूल प्रश्न है कि इसके ऊपर प्रशासनिक जारी करने के नोट जारी करने के पहले सरकार ने पूरे देश को अपने विश्वास में क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं सेंसिटाइज किया? इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसके पहले बहस मुबाहिसा हो जाता और होता कि भाई एफडीआई बहुत ही फायदेमंद चीज है तो एफडीआई ले आइए। देश अगर कहता कि एफडीआई फायदेमंद नहीं है तो मत ले आइए। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, आज भी देखिए ना, ये देश के जनता कहाँ कहते हैं कि एफडीआई मत लाइए। देश की जनता ने ये कहा नहीं है। हालांकि देश की जनता, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोगों का कहना है हमें एम्प्लॉयमेंट दीजिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल जब तक नहीं आता एम्प्लॉयमेंट कैसा मिलेगा? और जहाँ मुंबई जैसे जगह में देखता हूँ कि बड़े पैमाने के ऊपर मॉल आए हैं, मॉल आए इसलिए स्टोर्स बंद हुए, ऐसे हालत नहीं है। बल्कि मॉल में जो पढ़ा लिखा लड़का है वो सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स हैं वहाँ। हाँ, सेल्स गर्ल्स हैं जी, वो उनको काम मिला है एक तरह से। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सेल्स बॉय और सेल्स गर्ल्स, ठीक है ना, इसमें एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं, कैसे मिला? संभवतः इसमें भी वही होगा कि बड़े बड़े ये खुल जाएंगे, वॉलमार्ट आ जाएगा, चीन का वहां पर तमाम चीजें बिकेंगी, भारत के लड़के और लड़कियां वहां सेल्स बॉयज और सेल्स गर्ल होंगे। क्यों? हम भी बनाएंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग हम भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि चाइना का सब आएगा। अगर उसको मार्केट होगा तो और मार्केट तक वो चीजें जाएंगी तो हमारा भी होगा ना। ठीक है, ये बात हो गया। हम लौट करके आएंगे फजल इमाम मलिक साहब के पास। फजल इमाम मलिक साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां आप कहना जो चाह रहे थे वहां से शुरू करें। नहीं, मैं लालजी टंडन साहब से पूछना चाह रहा था, वो नियम 184 और नियम 193 की बात कर रहे थे। जनता दल एक ही उनका राजग के एक बहुत मुख्य अलाई है
आज शरद यादव का बयान आया है कि वो किसी भी नियम के तहत वो चर्चा कराने पर तैयार है। तो मेरा एक सवाल है, दूसरे सुरेंद्र दलवई साहब ने किसानों के हितों की बहुत ज़ोरदार वकालत की अभी कि इससे ये आ जाएगा, और इत्तेफाक की बात है कि जिस प्रदेश से वे आते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ किसानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्या की, आंध्र प्रदेश। और किसानों का जितना अहित उन प्रदेशों में हुआ, और फिर किसके लिए ये करना चाह रहे हैं इस देश में। आज अगर पूरे आप देश की स्थिति देखिए उदय जी, तो आज गरीबी और अमीरी के बीच का फासला बहुत बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जिन कुछ लोगों के लिए 10% 20% प्रतिशत लोगों के लिए सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती है, FDI या इस तरह की दूसरी चीज़ें। लेकिन दरअसल ये औद्योगिक घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। वॉलमार्ट का आपके सामने ताज़ा उदाहरण है कि किसी ने रिश्वत मांगी। कौन लोग हैं इन रिश्वत मांगने में, इसकी अभी जाँच होनी बाकी है। तो सवाल ये है कि किन किन लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा, इस पर बहुत गंभीर। ठीक है, हो सकता है बिचौलिए थोड़ी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि सेल्स गर्ल और सेल्स बॉय से ज़्यादा की नौकरी हमें मिलने वाली नहीं है। बाकी सारा मलाई जो है वो काट के ले जाएंगे विदेशी, और उसके लिए यूपीए सरकार और ख़ास के हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि विदेशियों, आपको याद होगा कि विदेश में जाके किसी यूनिवर्सिटी में क्या कह के आए थे, वो कहना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उस बात को दे रहा हूँ कि आज़ादी के बाद एक प्रधानमंत्री जाता है और विदेशियों का गुण गा के और स्वतंत्रता के पहले के दिनों को याद करके आते हैं। ये एक बहुत विडम्बना है इस देश की कि आज की राजनीति जो है वो बात तो आम लोगों की करती है, लेकिन कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, ये हमारे सारे सामने आ गए। आपने पूरा देखा, भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं वो सारे सामने, उसमें सारे राजनीतिक दलों के हाथ काले हैं, कोई किसी का कम किसी का ज़्यादा। जी रामकृपाल यादव जी, आपसे मैं कमेंट चाहूँगा इस पर। फजील इमाम मलिक साहब ने कहा कि कुछ औद्योगिक घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए FDI की बात की जा रही है। गरीबी और अमीरों में बहुत ज़्यादा फासला बढ़ गया है, और ये हो सकता है कि बहुत कम प्रतिशत लोग इससे लाभान्वित हों, बाकी लाभान्वित नहीं होंगे। मेरा स्वयं का मानना है कि FDI अगर आ भी जाए तो भारतीय बच्चों को और भारतीय बच्चियों को सेल्स बॉयज़ और सेल्स गर्ल से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलने वाली है। हुसैन दलवई साहब कह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वह आ जाए तब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये बात अजीब सी लग रही है। अभी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही है? रामकृपाल यादव जी। 2-3 बातें हैं जी जो मेरा अपना समझ है। एक तो यह है कि FDI पर 2 तरह के मत हैं और देश में बहस जारी है। बहुत लोगों का कहना यह है कि FDI आने से देश की उन्नति होगी, तरक्की होगी, किसानों को फायदा होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरी तरफ ये कहे जा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो जाएंगे, रिटेल में आ जाने से किसानों को भी नुकसान होगा। और ये बहस जारी है, भी किसी कंक्लूजन पर ये मामला नहीं पहुंचा है, और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर बहस चलता रहेगा। जी, ये बात सही है कि देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अभी ठीक नहीं है, और बेरोजगारी, गरीबी, फटहाली, महंगाई सब कुछ से परेशान है। और इस बात से मैं सहमत हूं कि अमीरी और गरीबी की खाई इस देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। और इस खाई को अगर भरने की कोशिश नहीं की गई प्रयासों से, हम सब लोगों पर जिम्मेवारी है, तो निश्चित तौर पर देश आगे चल करके और भी परेशानी हालत से गुजरने वाला है। अभी भी परेशानी हालत से बड़े पैमाने पर गुजर रहे हैं। देश के आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है, जिसको कमाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी सही से नहीं मिल सकती। न मकान है, न चिकित्सा है, न शिक्षा है, न कपड़ा है, न पीने का पानी है। ये सारी बात है, स्थितियां हैं। इसलिए पूरे देश के पैमाने पर नक्सल पंथ बढ़ रहा है और उससे कई तरह की चुनौतियां हमारे देश के अंदर उभर कर आई है जी। ये FDI के मामले में खासतौर पर आदरणीय लालजी टंडन जी बता रहे थे, मैं उनके प्रति बड़ा सम्मान व्यक्त करता हूँ। FDI ये स्मरण होगा देश की जनता को भी, और आप शायद नहीं भूल पाए होंगे कि जब इनकी सरकार थी, ये NDA की सरकार थी, तो एक मंत्री परिषद का समूह बना था जो FDI को स्टडी करने का काम किया था, और स्टडी करने के बाद ये कहा था कि FDI रिटेल में 100% लागू होना चाहिए, और इनके मैनिफेस्टो में था। अब उसका विरोध कर रहे हैं, कई तरह की बातें भी मैंने सुना इनका। अब पता नहीं कि अब उस समय इनके मन में क्या था, अब कितना मन का परिवर्तन हो गया FDI के मामले में। ये साफ तौर पर ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का सोच है और किस तरह के देश के ये हितैषी हैं। सत्ता में रहेंगे तो कुछ और विपक्ष में रहेंगे तो कुछ और।
ये भी एक बात साफ है कि ये भी कहा जा रहा है कि एफडीआई को लागू करने के लिए जो राज्य चाहेगा लागू करेगा, जो राज्य नहीं चाहेगा वो नहीं लागू करेगा। ये स्वतंत्रता है इस कानून के प्रावधान के तहत। ये भी बात आ रही है सामने कि 10 लाख से अधिक का जिस शहरों में पॉपुलेशन होगा वही एफडीआई का रिटेल का वो मॉल खुलेगा और ये सारी व्यवस्था होगी। तो मैं समझता हूं कि खास तौर पर मैं बिहार से आता हूं, तो मेरे यहां जो पॉपुलेशन है 10 करोड़ का पॉपुलेशन है, केवल पटना शहर जो राजधानी है हम लोगों का, वही एफडीआई का दुकान खुलेगा, लोगों को जो लाभ हानि होगा। तो ये कई तरह की बातें हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस पर बहस होनी चाहिए, बहस होकर के, और मैंने देखा है कि सरकार ने ये कहा है कि मैं पूरे तौर पर किसानों का समूह, व्यापारियों का समूह, सारे लोगों का मैंने ओपिनियन लेकर के ही एफडीआई लाने की बात की है। देश की अर्थव्यवस्था उससे बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। अभी हमारी जो हालात है वो ठीक नहीं है और सही मानों में लगता है कि देश में जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, अगर ये रहा तो देश चरमरा जाएगा जी। बहुत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। जी रामकृपाल तो जी, में मैं समझता हूं कि आपने जो सवाल उठाए हैं, हम सीधे लालजी टंडन साहब से उसका जवाब चाहेंगे। रामकृपाल जी, आपने लालजी टंडन जी से सवाल पूछा है, हम सीधे लालजी टंडन जी के पास चलते हैं ये पूछने के लिए कि जब आपकी सरकार थी तो आपने एफडीआई का पक्ष लिया था और कहा था 100% रिटेल में एफडीआई होना चाहिए। रामकृपाल जी स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को, तो अब क्या हो गया कि आप एफडीआई का विरोध कर रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार के वक्त में एफडीआई अगर लागू होनी होती जी तो हो गई होती जी, लेकिन हम उसका अध्ययन करना एक अलग बात है जी, और यानी किसी को लागू करना भी एक अलग बात है। लेकिन अपने देश की शर्तों और अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार बहुत सी चीजें, अभी भी हम एफडीआई का तो विरोध नहीं कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इतनी गुंजाइश है और इतना रोजगार सृजन होगा, उसमें जितना चाहे पैसा वालमार्ट आवे या कोई मार्ट आए, आके वहां पर जितना पैसा खर्च करे जी, हम स्वागत करेंगे। आज शहरीकरण बढ़ रहा है, हर बड़े शहरों में आबादी तेजी से बढ़ रही है। अगर वहां पर मेट्रो की जरूरत है, उस मेट्रो में इन्वेस्ट करें आके एफडीआई, कौन रोक रहा है? पावर में करे एफडीआई, कौन रोक रहा है? आज बुलेट ट्रेन चल रही हैं हमारे देश में। अभी तक हम बड़े तरक्कीशुदा हो गए, लेकिन कहीं ये वो नहीं हो पा रही है। करें एफडीआई जी। वैसे ऐसी तमाम चीजें हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित लालजी टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित कुछ प्रदेश भी एफडीआई की वकालत कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को एफडीआई चाहिए और नितिन गडकरी साहब को भी चाहिए और इनको ये नरेंद्र मोदी साहब को चाहिए। तो ये माने ऐसा है कि कोई विरोधाभास तो नहीं है पार्टी में कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एफडीआई चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं एफडीआई नहीं चाहिए। राजग में भी विरोधाभास है भाई जी, वो भी नियम किसी भी नियम के तहत चाह रहे हैं। हम रहमतुल्लाह साहब से इस पर कमेंट लेते हैं। रहमतुल्लाह जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ लोग एफडीआई उनको चाहिए, शिवराज जी को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, और केंद्रीय स्तर पर एफडीआई नहीं चाहिए। क्या देखते हैं इसमें, क्या विरोधाभास है? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे इशू पर जिस तरह से है तो विरोधाभासी पार्टी है। बीजेपी के बारे में तो कहा भी जाता है। मैं कांग्रेस के बारे में बता दूं कि कांग्रेस, अगर ये कहा जाता है कांग्रेस पर कि एफडीआई लाने से हमारा देश गुलाम हो जाएगा और उस तरह के 1947 से पहले की स्थिति हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि अब वो जमाना नहीं है कि हमारा देश गुलाम हो जाएगा और हम किसी फिर बाहरी शक्तियों के गुलाम हो जाएंगे, उसके अधीन आ जाएंगे। ऐसा अब नहीं होने वाला है। दूसरी चीज है कि अब मैं एफडीआई के बारे में ये कहता हूं कि इसमें बिल्कुल राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए और इस पर उसके बाद जो है कोई फैसला लिया जाना चाहिए था। आप जानते हैं कि जो ग्लोबल रिसेशन है उसमें अगर कोई शक्ति, कोई देश अगर कोई स्टैंड किया है तो वो उसमें एक देश हमारा है, भारत है। सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ हम खेती पर निर्भर करते हैं, हम अपने उद्योग धंधे पर निर्भर करते हैं, तो हम इसलिए वहां पर ग्लोबल रिसेशन के वक्त भी
हमारी स्थिति अच्छी रही, बेहतर रही कंपैरेटिवली दूसरे देश के कंपैरिजन में, इसलिए कि हम हमारा जो कुछ भी आर्थिक ढांचा है वो हम पर जो सेल्फ है, जो डोमेस्टिक है, उस पर डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि एफडीआई से दूसरे देश या दूसरे मुल्कों पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें निर्भर नहीं करना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इस पर बिल्कुल एक खुलकर बहस होनी चाहिए, राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए, उसके बाद ही इस पर कोई डिसीजन होना चाहिए। चलिए ठीक है रहमतुल्लाह जी, बात हम समझ गए कि इस पे राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। यही बात मैं भी कह रहा था यहाँ पर कि अगर एफडीआई पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के पहले अगर पूरे देश में एक माहौल बनाया जाता, लोगों को सेंसिटाइज किया जाता, तब शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। ऐसे में सरकार और विपक्ष के रुख को देखकर ऐसा नहीं लगता कि संसद की आगामी 1 महीने की राह आसान होगी। ऐसे में इसका असर इसके कामकाज पर भी पड़ना तय है। ऐसे में आइए ये देखते हैं कि वो कौन कौन से अहम बिल हैं जिन पर इस पूरे सत्र में नजर बनी रहेगी। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन शुरुआती हंगामे से एक बात साफ है कि ठंड के इस मौसम में भी सदन के भीतर का माहौल गर्म रहने। बीजेपी हो या लेफ्ट या टीएमसी, तमाम विपक्षी पार्टियां एफडीआई, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ सरकार अपने रुख से फिलहाल डिगती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संसद का ये सत्र भी बिना किसी ठोस कामकाज के यूं ही गुजर जाएगा। शीत सत्र के दौरान सदन के सामने लंबित जिन अहम बिलों पर चर्चा होनी बाकी है, उसमें शामिल है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाला लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा के लिए विसल ब्लोअर बिल, किसानों के हितों वाला भूमि अधिग्रहण बिल, न्यायपालिका को पारदर्शी बनाने वाला जुडिशियल स्टैंडर्ड बिल और वित्त और बैंकिंग क्षेत्र के इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल, कंपनीज बिल अमेंडमेंट 2011, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल और डायरेक्ट टैक्स कोड बिल। इसके अलावा जो बिल संसद के इस सत्र में पेश किए जाने वाले हैं, उनमें अहम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट बिल, प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी बिल, एग्रीकल्चरल बायोसिक्योरिटी बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल और कोल माइंस अमेंडमेंट बिल। संसद में हंगामे की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। संसद न चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है या विपक्ष, इस मुद्दे पर तो लंबी बहस की जा सकती है, लेकिन फिलहाल तो ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि 20 दिसंबर को खत्म हो रहे शीतकालीन सत्र में सदन इन लंबित बिलों का निपटारा कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो ये हमने देखा कि कितने बिल पेंडिंग हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर फर्ज कीजिए सरकार 184 के तहत कुछ नहीं मानती, सरकार चर्चा नहीं कराती, तो क्या होगा। सबसे पहले लालजी टंडन साहब से पूछते हैं, समय की तंगी है, क्विकली हम रिप्लाई चाहते हैं। लालजी टंडन साहब, सरकार 184 के तहत अगर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं होती है तो आपकी पार्टी का रुख क्या होगा? नहीं, ये अभी से काल्पनिक प्रश्न करने से लाभ नहीं है जी। सरकार को किसी भी नियम में चर्चा नहीं कराना चाहिए। नहीं, 193 में चाह रही चर्चा होगी जी। हमारी मांग है, हमारा प्रयास है और इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ ये अपना पक्ष रखेंगे जी। और हम पूरी तरह से सदन चले इसके लिए प्रतिबद्ध हैं जी। लेकिन अगर सरकार संसद की अवहेलना करके कोई फैसले करेगी जो राष्ट्र हित में नहीं है या जिसको संसद में विश्वास में लिए हुए बिना नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम करेगी तो हम विरोध करेंगे, हाउस चले या न चले। ये तो सरकार के ऊपर है जी, स्पष्ट हो गया। लेकिन हमारी तरफ से यह है, वो हमारी बात मांग लें कल ही जी और डेट तय कर दें बहस के लिए हम, और ये सारे बिल जो हैं पास कराने में जो प्रायोरिटी तय होगी उस पर हम करेंगे जी। तो ये लालजी टंडन साहब का स्पष्ट
स्पष्ट ये आ गया कि वो काम करेंगे और बहरहाल संसद चले या न चले, लेकिन अपनी बात को मजबूती से मनवाने की कोशिश करेंगे। हम पूछ लेते हैं रामकृपाल यादव जी से भी कि उनकी पार्टी क्या करेगी अगर सरकार 184 के तहत बहस नहीं कराए तो। रामकृपाल जी, देखिए, पिछला सत्र भी हंगामे का भेंट चढ़ गया। न जाने कितने बिल थे, कितने इंपॉर्टेंट इशूज थे देश के सामने, और इस बार भी जिस तरह से ये शुरुआत किया गया है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बहस होनी चाहिए और चर्चा के दरमियान, बहस के दरमियान अपनी बात रखिए, सरकार को घेरिए, उनको डॉक में खड़ा करने का काम कीजिए। बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं देश के सामने और इस बार अगर बहस नहीं होती है और हंगामे का भेंट फिर चढ़ जाता है सत्र, तो निश्चित तौर पर जनता सब कुछ देखती है और पूरे देश में सदन और सदस्यों के प्रति अच्छा इमेज नहीं बन रहा है। इससे मेरा निवेदन यह होगा उन तमाम साथियों से जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, सब लोग मिलकर के सदन को चलाएं और बहस के माध्यम से कोई रास्ता ढूंढे। यही ज्यादा सार्थक होगी देश के लिए, देश हित के लिए। अन्यथा हंगामे से कुछ निकलने वाला नहीं है और बिल्कुल देश में लगातार एमपीज का, पार्लियामेंट की छवि खराब हो रही है। इसलिए सब लोगों को मिलजुल करके जो महत्वपूर्ण सदन है उसमें योगदान दें और बहस के तहत ही कोई अपना विचार रखें और सरकार को घेरें। हमारी सरकार चाहती है सदन चले, हमारी पार्टी चाहती है कि सरकार सदन चले। जी, हुसैन दलवाई साहब, आपकी पार्टी ये तो चाहती है कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा 193 के तहत हो, चर्चा 184 के तहत नहीं हो, जबकि विपक्ष का गतिरोध इसी बात को लेकर के है। तो इस गतिरोध को खत्म करने के लिए 184 में मान लेने में क्या हर्ज है? उनको बहस चाहिए, ये मैं मानता ही नहीं। उनको बहस नहीं चाहिए, उनको हमेशा गड़बड़ी करनी है। पूरा साल इस तरह से गया, ऐसा है कि ये वो सदन में चर्चा करके ही बहुत सारे मामले हल हो सकते हैं। चर्चा करने के बाद जो वो मुद्दे वो उठा रहे हैं, वो मुद्दे भी आ जाएंगे। सरकार की तरफ से जो मुद्दे हैं वो सरकार बताएगी। उससे कहाँ न कहाँ ये सदन के बाहर बड़ा सदन जो है, जनता है, उस जनता तक मुद्दे तो जाने चाहिए। वो मुद्दे ही जाने न देना ये गलत बात है। मैं टंडन साहब से कहूँगा कि आपकी सरकार जब तक उन्होंने ये प्रयास किया था कि एफडीआई आ जाए और रिटेल में आ जाए, ये प्रयास आपने किया था, उसका अध्ययन किया था, उसके बाद कहा गया था कि 100% लाना चाहिए। समय तो की तंगी है, इस तरह से समय की तंगी है। हम एक क्विक कमेंट लेंगे फजल इमाम मलिक से कि अगर चर्चा नहीं होती तो क्या होगा? दरअसल उदय जी, मुझे बस ये लगता है कि तमाम राजनीतिक दलें अपना नफ़ा नुकसान ज़्यादा तलाश रहे हैं चर्चा के बहाने। वो चाहती हैं कि जहां नफ़ा हो, चर्चा में हो तो चर्चा में। हुसैन दलवाई साहब ने कहा कि भाजपा ने इसको लाया। मुझे लगता है कि शायद भाजपा के ही जो नीतियां उसको कांग्रेस अगर आगे बढ़ा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फजल इमाम मलिक साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने चर्चा को आगे बढ़ाया। हुसैन दलवाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लालजी टंडन साहब, बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं। रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहमतुल्लाह जी, बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल न्यूज़ लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ जो आज की सियासी हालात पर तल्ख टिप्पणी करती है। इसे लिखा है देवेंद्र मांझी ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज़ के साथ। जिंदगी को इस तरह ढोते नहीं, बस करो अब और समझौते नहीं। इन दरख्तों से कहो इठलाए ना, फूल और पत्ते सगे होते नहीं। आंख है जिंदा तो पल जाएंगे और टूट जाए ख्वाब तो रोते नहीं। कारवां की रहनुमाई के लिए जो निकलते हैं कभी खोते नहीं। रोशनी कितनी है ये मत पूछिए, रात भर जुगनू कभी सोते नहीं। जिंदगी है तो उलझने हैं,
उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस तरह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य